अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इमरान खान साहब ने फिर अनाउंसमेंट कर दी, जिसका इंतज़ार था, और अगले जुमे का उन्होंने वक्त दे दिया है। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शॉट खेली है जिसका अभी उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्या होगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये है कि जिस तरह कश्तियाँ जला दी जाती हैं, वो वाली सिचुएशन। तारिक बिन ज़ियाद ने जिस तरह कश्तियाँ जलाई थी ना, और फिर उसको उनके जो रफ़क़ा थे उन्होंने ये कहा था कि आपने क्या किया? और उन्होंने ये भी कहा कि ये अज़रूए शरीयत भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं की आपने, कि आपने कश्तियाँ जला दी। तो उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हर मुल्क मिल के मास्त के मिल के खुदाए मास्त, कि हर मुल्क हमारा है, चूँकि वो हमारे खुदा का है। तो ये उनका इकबाल ने फ़ारसी में इसमें कहा, और बहुत ज़बरदस्त ये वो एक उनका कपलेट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कुछ भी किया है, इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे लाहौर, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त भाई जनाब सुहेब मरगूब साहब। सुहेब भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेब भाई, सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो आज का वाक़या हुआ है, और यानी हमारा आज है और आपका तो कल हो चुका है, जी हाँ। कि इमरान खान साहब ने वो काम कर दिया जिससे उनको रोका जा रहा था, और उनको कहा जा रहा था कि असम्बली तहलील करने का कोई आप अभी टाइम शाइम ना दें, कोई इस तरह की बात ना करें, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं है। तो क्या वाक़तन ये कैलकुलेटेड मूव है या एक फ्रस्ट्रेटेड मूव है जी? बिल्कुल जी, ये एक फ्रस्ट्रेटेड मूव है, कैलकुलेशन को तो हम इसमें नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक्चुअली उन्होंने वही किया है कि मैं अगले हफ्ते बताऊँगा। अब ये तो वो काफ़ी अच्छे से कह रहे हैं अगले हफ्ते बताऊँगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है असेंबलियों की डिसोल्यूशन के बारे में। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि चीफ मिनिस्टर एडवाइस देगा और गवर्नर 48 आवर्स के अंदर तोड़ने का पाबंद होगा। ठीक है। मतलब ये है कि गवर्नर इमीडिएटली तोड़ देगा, अगर नहीं तोड़ेगा तो 48 आवर्स के अंदर-अंदर असेंबली अस खुद डिसॉल्व समझी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक। अच्छा, अब इसमें हर्डल्स क्या आ रही हैं? हर्डल्स ये आ रही हैं कि ये सोच रहे हैं कि शायद कोई वो इमरान खान को देगा असेंबली तोड़ने का ऑर्डर। हुँ। अच्छा, इसमें एक अनलॉफुल एक्टिविटी ये है कि असेंबली रेज़ोल्यूशन का जो ऑर्डर है वो उसने एडवाइस देनी है चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को। अगर वो देंगे इमरान खान को तो एक नई टेक्निकल फ़ॉल्ट पैदा हो जाएगी कि ये हुँ। इमरान को क्यों दिया, ये तो गवर्नर को देना चाहिए। तो एक जिसको कहते हैं ना कि उसमें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो नहीं है हाँ, जो डिक्लेयर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस शख्स को क्यों दे दी? तो ये एक बड़ा एक अलग से chaos पैदा होगा जो अपनी तारीख़ का यूनिक होगा। अब इसमें ये है कि इमरान खान बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि मैं असेंबली तोड़ दूँगा। फिर उन्होंने कहा मैं असेंबली तोड़ने कब तोड़ूँगा ये बताऊँगा 17 हुँ। दिसंबर को। 17 दिसंबर को उन्होंने ये बताया कि मैं अब बताऊँगा देखो। तो ये एक कहानी है जिसका कोई एंड नहीं है। तो इसका अब एंड इसमें जो है। अगर हम थोड़ा-सा इस जी, जी, थोड़ा-सा मैं जी, इसमें प्लीज़, आगे चला जाऊँ। प्लीज़। अब जैसे इन्होंने असेंबली को बचाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए नाम इकट्ठे कर लिए। अब नाम इकट्ठे करने के बाद जैसे ही अगर ये मंडे को असेंबली में पहले सेक्रेटरी असेंबली को वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये असेंबली चीफ मिनिस्टर अदम एतमाद का वोट लें, तो फिर चीफ मिनिस्टर की वो पावर्स खत्म हो जाती हैं। हुँ। मेरा मानना ये है और तारीख ये बताती है कि वो काम पॉलिटिकल मूव्स कभी नहीं होती जिसकी बहुत ज़्यादा तैयारी की जाए। हुँ। ऐलान करदा मूव्स नहीं होती हैं। सितंबर 89 में जब नवाज़ शरीफ साहब असेंबली डिसॉल्व कर रहे थे, जतोई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आने थे, लेकिन नहीं आ सके। हाँ। क्योंकि 2-1 बंदे रात को जब उन्होंने बत्तियाँ बंद की तो डिसअपीयर हो गए। ये जो मरी प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ से, हुँ। और वो असल नो कॉन्फिडेंस में हो सका। उसकी वजह ये थी कि जतोई साहब की प्राइम मिनिस्टर आने थे केयरटेकर, और इनके नाम पे नहीं मान रहे थे नवाज़ शरीफ साहब। हाँ। और एक मुझे जो वीआईपी लाउंज में एक साहब होते थे, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहिश में नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से बाकायदा जिसको कहते हैं ना आँसुओं से रोते हुए गए हैं, कि हुँ। वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं है कि जतोई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने। जतोई एक बड़ी अच्छी फ़िगर है, मतलब नवाज़ शरीफ से बेहतर फ़िगर थी उस ज़माने में हुँ। 89 में। तो खुद नो कॉन्फिडेंस मूव नवाज़ शरीफ ने नाकाम बनाई क्योंकि आने वाले सेटअप पे नहीं था उनका कंप्रोमाइज़। हाँ। इस वक़्त भी आप देखें तो हमें पता ही नहीं है कि आने वाला सेटअप क्या है। ये तो हुँ। इमरान का तख़य्युल है कि एक सेटअप ये होगा कि असेंबली डिसॉल्व होगी और 2 सूबों में डिसॉल्व होगी, कि नेशनल में इस्तीफ़े आएँगे और हम उसके बाद एक इलेक्टोरल प्रोसेस में चले जाएँगे। ये अभी सारा कुछ डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। ठीक। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कि ये बायस्ड हैं, और अपना ये अब ज़ाहिर है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, तो वो बायस्ड तो होगा। बहस तो और होगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक पंजाब में जो उनका घर था वो नहीं छोड़ा हुआ। तो जो एक पहले का मिला ऑफ़िसर हुआ था उनको।
जी हाँ, जब वो पंजाब में सर्विस हाँ, कर रहे थे, उस वक़्त का नहीं छोड़ा हुआ। तो एक ऐसा ऑफ़िसर जो अपने खुद भी देखें जो जिसको इंसाफ़ कायम करना चाहिए, उसको खुद भी इंसाफ़ के तमाम उसूलों पे पूरा उतरना चाहिए। तो इनमें भी हाँ। बहुत से ऐसे ख़ामियाँ हैं कि ये हाथों में खेल सकते हैं और ये उसी तरह के चीफ़ जस्टिस हैं जैसे भुट्टो के ज़माने में था ना कि जस्टिस सज्जाद अहमद खान 77 में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये उसी तरह के चीफ़ हैं जिसमें जिनके बहुत सी उँगलियाँ उठ सकती हैं। तो शोएब भाई, ये जो आपने सारी बात कही है, इसमें तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये बूमरैंग कर सकती है, इनके ऊपर वापस उलट के आ सकती है सारी की सारी जो बाज़ी है। तो उस सूरत-ए-हाल में फिर इमरान साहब के लिए क्या चॉइसेस होंगी? ये एक ऐसा रिस्की गेम इन्होंने खेला है कि और इसमें ये समझ रहे हैं, इन्होंने ये अज़्यूम नतीजा अपने लिए खुद से असेस किया हुआ है कि जो मैं सोच रहा हूँ अल्टीमेट डिसीज़न वही होना है कि अगर मैंने 2 असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी, अगर मैंने नेशनल असेंबली से इस्तीफ़े दे दिए, तो पूरा सेटअप खत्म हो जाएगा, ये इमरान खान का असम्पशन है। लेकिन आगे दूसरों के हाथ में कौन से कार्ड्स हैं? अच्छा ये असम्पशन उस वक़्त वैलिड और इम्प्लीमेंट शायद हो भी जाता जब ये अचानक करते। लेकिन अगर ये बताए बगैर आज से 1 डेढ़ महीना पहले जब इन्होंने अनाउंस किया कि मैं तोड़ूँगा, उस वक़्त ये इस्तीफ़े सरेंडर कर देते और उसी वक़्त ये अपना असेंबली के रेज़ोल्यूशन के जो एडवाइसेज़ हैं, वो दोनों चीफ़ मिनिस्टर्स अपने-अपने गवर्नर को पेश कर देते और इमरान वहाँ पे ऐलान कर देता कि हम ये दे के आए हैं, तो एक क्राइसिस डेवलप हो सकता था। हाँ, अब आप मुझे कहें कि मैं 6 महीने बाद आपको नौकरी से निकाल दूँगा, तो मैं तो बंदोबस्त कर लूँगा 6 महीने में, कुछ ना हुँ, कुछ तो कर ही लूँगा ना या मैं स्टे ले लूँगा जो आप मुझे कहेंगे कि मैं ये हुँ, करूँगा। इस वक़्त सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने बता दिया है कि मेरे पास ताश के 2 यक्के हैं और 1 जोकर है, हुँ। तो अगलों ने भी फिर उसका कोई तोड़ तो करना है। यानी पत्ते शो करके गेम नहीं होती, पत्ते शो करने से पहले गेम होती है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि उन्होंने ये मूव जो है, जिसको आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही बगैर सोचे-समझे की है, ये इसलिए की हो कि टाइम दे दिया जाए या टाइम बाय किया जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ना कोई सिलसिला निकल आए, कोई ना कोई उनको वे आउट नज़र आ जाए और हुकूमत के पास भी इतना टाइम हो कि वो रिएक्ट कर सकें बेहतर तरीके से? हाँ, देखिए मुज़ाकरात हैं लेकिन वो सिंगल ट्रैक हैं। हुँ, मुज़ाकरात ये हैं कि इमरान को समझाया जाए कि वो असेंबलियों को मुद्दत को पूरा होने दे। जो सदर साहब लाहौर आए, वो गुज़िश्ता थोड़े से अरसे में 3 दफ़ा लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और उनके लाहौर आने का मकसद यही है कि इमरान को कन्विंस करें कि सेटअप ना आ जाए। जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो भी ये चाह रहे हैं कि सेटअप ना आ जाए और मेबी के केपी की भी ये ख़्वाहिश हो क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस कोई सस्ता तो होता नहीं है, इसमें अरबों रुपया खर्च हो जाता है लोगों का। और अभी तक खुद इमरान खान के पास मेरा ख़्याल है फ्यूचर के कैंडिडेट्स अभी लिस्टें फाइनल नहीं हुई होंगी और एक हड़बोंग मच जाएगा जैसे ये असेंबलियाँ गईं। तो इमरान के पास खुद भी वो उस सिस्टम का कोई हल नहीं है जो वो करने जा रहे हैं, जिनका उन्होंने सोचा हुआ है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये जो 1 हफ़्ते का इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, इसके पस मंज़र में वही डिस्कशन कामयाब रहा है, जिस पे सदर आरिफ अलवी साहब ने जिनको कहा था कि भाई सिस्टम को चलने दें और कुछ थोड़ा-सा। तो जो 2 महीने की मुद्दत बाय करने की बात हो रही है, वो अल्टीमेटली 2 महीने हो ही जाएँगे, हो जाएँगे। क्योंकि अभी लेकिन अहमदाबाद इसमें आ इसमें जाने हैं। आपको याद होगा शोएब भाई, हमारे ज़माने में वहाँ पे नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब हुआ करते थे, वो दोनों फ़्रीक़ैन को बिठा लेते थे, गपशप लगवा देते थे, कहीं न कहीं मिडल ग्राउंड पे उनको ले आते थे। अब इस तरह की ना तो कोई शख्सियत है, ना इस तरह का कोई इदारा अपना कोई मिडल ग्राउंड पे लेके आने की कोशिश कर रहा है। देखिए ना, एक एक तरफ वो देख रहे हैं कि भई इमरान को हमने कॉर्नर कर दिया हुआ है या वो खुद फँस गया हुआ है उसमें, तो फिर दोनों तो फैन में से कोई ना कोई या बड़ी शख्सियत इस तरह की कोई हो जो कि इनको बिठा सके, वो ना एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट भी बल्कि फ्रीक बनी हुई है नज़र आ रही है। देखिए कसाना साहब, जो तो नसरुल्लाह खान साहब थे, उनका पॉलिटिकल स्टेचर जो है वो इतना हाई था कि वो हुँ, किसी भी फ्रीक को बिठा सकते थे। हाँ, इस वक़्त अगर सदर मुमलिकत हैं, तो इमरान के ज़हन में ये है कि तो ये तो मेरे वर्कर थे और मेरे मेरे टिकट पे पार्टी के ये एक सेनेटर इलेक्ट हुए थे। वो उनको अपनी सबॉर्डिनेशन में लेके बात करते हैं। जब भी पीटीआई की तरफ से कोई बयान आता है, तो वो इस तरह से आता है जैसे सबॉर्डिनेशन है प्रेज़िडेंट हाउस में। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, जब एक आदमी कोई जिन बन जाता है, तो बोतल से निकल आता है और फिर वो काबू में तो नहीं रहता, उसकी हाँ, स्टेचर उससे भी बड़ा हो जाता है और किंग मेकर जो वो ज़ाहिर है किंग तो नहीं होता, मेकर ही होता है ना। हुँ, तो इमरान खान की पोज़ीशन इस वक़्त किंग मेकर की है और लेकिन वो अपने आप को किंग समझते हुए एक्ट कर रहे हैं। तो सदर साहब के पास वो कप अपना एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिठा सकें दोनों फ़रीकीन को क्योंकि उनका जो लीडर है मतलब जिसने उनको प्रेज़िडेंट के लिए नॉमिनेट किया था, वो किसी भी तरीके से ऑपोज़िशन के साथ बैठने पर तैयार नहीं है। और हुँ, ऑपोज़िशन कहती है कि ठीक है, टाइम पे इलेक्शन के उसको रख के आप जो मर्ज़ी हमारे साथ डिस्कशन कर लें।
तो दोनों के ऐसे मुतालबात हैं जो रेलवे लाइन की तरह बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जिस पर कहीं डाइवर्जन नहीं आ रही कि कोई यानी यानी वो ऐसी आप कह चीज़ रहे हैं कि आ रही मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशंस जो हैं वो दोनों ने ली हुई हैं है और मिडल ग्राउंड पे जी कोई है भी नहीं। तो इसमें और उसपे इसमें फिर फाइनल है वो। जी, और इसमें ज़रा मुझे बताएँ कि फिर एक तो ये है कि इमरान की ऑप्शंस जो आप कह रहे हैं कि कम से कम है, लेकिन अब जो हुकूमत है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएँगे या उनके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं? गवर्नर रूल भी लग सकता है जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इमरजेंसी के भी चांसेस हैं, तो क्या ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? देखिए इमरजेंसी लगने 245 पे वो नहीं लगेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुके कि इलेक्टोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो वो चलता रहना चाहिए। एक केस में उसने कहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस चले जब असेंबली डिसॉल्व हो गई थी तो, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। अब इस वक़्त कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो इन्होंने नेशनल असेंबली के अदम-ए-एतमाद के बाद पैदा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रात को 10-11 बजे उसको अपना मज़ीद मज़बूत किया अदम-ए-एतमाद की तहरीक को कि ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, इसको जो अनड्यू डिले किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। तो उसके पीछे ये तो अब वाज़ेह तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशन मूव नहीं होने देगी और आर्मी जो है वो इस वक़्त बज़ाहिर बिल्कुल न्यूट्रल नज़र आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है सेक्शंस में एक नज़रियाती सरहदों का और दाखिली सरहदों का दिफा भी तो उनके मंशूर में शामिल है ना। तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी मूवमेंट हो रही होगी, क्योंकि सदर मुमलिकत लाहौर सिर्फ़ 2 वफ़ाकी वज़रा की मुलाकातों के बाद तो लाहौर आने वाले नहीं हैं। हाँ, ना हाँ। उन वफ़ाकी वज़रा का, इसहाक डार का या या साबिक सादिक वगैरह। स्पीकर स्पीकर का इतना स्टेचर तो नहीं है कि उनके कहने पे वो लाहौर तशरीफ़ ले आएँ। तो ज़ाहिर है इनके अलावा भी कोई अनदेखी कुव्वत होगी जो उनको कह रही होगी कि आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएँ या कोई टाइम गेन करें। हुँ, तो अब तक तो हम ये कह सकते हैं कि सदर साहब टाइम गेन करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि अब तक तो वो प्रोसेस नहीं हो सका जो इमरान खान साहब 1-2 महीना पहले चाह रहे थे। जो उन्होंने हॉस्पिटल में जाने से पहले, अपनी गोलियाँ लगने से पहले किया था। तो देखिए ना लॉन्ग मार्च करना था वो पोस्टपोन्ड हो गया। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च के जो मिशंस अचीव करने थे वो भी पोस्टपोन्ड हो गए कि असेंबली डिसॉल्व करनी थी वो भी अब अगले फ्राइडे पे चली गई हैं। तो गोरो ने एक बात बिल्कुल सही की है कि टुमारो नेवर कम्स। हुँ, उनको पता है कि टुमारो इसलिए नहीं आती कि उसको रोकने की फ़ोर्सेस बहुत पैदा हो जाती हैं। हुँ। देखिए ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी कहे कि मैं कल तुम्हारे घर में चोरी करने आऊँगा। हाँ, तो वो चोरी करने देगा? या मैं कहूँ कि कल मैं फलानी जॉब से अप्लाई कर रहा हूँ, 1000 लोग मेरी टाँग खींच देंगे। या हुँ, मैं कहूँ कि फलाने से मैं सिफ़ारिश करवा रहा हूँ, 1000 लोग मेरी सिफ़ारिश को नाकाम बना देंगे, कान भर देंगे। मतलब किसी भी जगह पे जाके आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर देंगे तो नहीं होगी। इसलिए ये चीज़ नहीं होगी और हमारे पास नसरुल्लाह खान जैसा कोई लीडर नहीं है न्यूट्रल, जो न्यूट्रल समझा बिल्कुल। जाए। ऐसा नहीं हुँ, है कि जो दोनों से बड़ा हो। हुँ, देखिए नसरुल्लाह खान नवाज़ शरीफ से भी बड़े थे हाँ, और बेनज़ीर से भी बड़े थे और वो दोनों के सर पे हाथ रख के उनको बिठा सकते थे। हाँ, इस वक़्त हमारे पास दोनों फ़रीक़ीन में ऐसे छोटे-छोटे बोने से हैं तो हैं, लेकिन अपना वज़न रखते हैं। वज़न तो रखते हैं। मुज़ाकरात अच्छा ये कामयाब नहीं जो होंगे। सूरत-ए-हाल मुज़ाकरात की आप बात करने लगे थे, लेकिन साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो आज की जो स्पीच थी यानी कल की स्पीच जो इमरान खान साहब ने की थी, उसमें हमने देखा कि उन्होंने बार-बार जनरल बाजवा का नाम लेकर ये कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा था, उनके पीछे एक ही शख्स था और वो जनरल बाजवा था। तो ये जो उनकी हम देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल ब्लंटली उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया है और बताना शुरू कर दिया है कि पूरी की पूरी जो रजीम चेंज ऑपरेशन का एक ही अगर कोई वाहिद ज़िम्मेदार था, वो सिर्फ़ जनरल बाजवा थे। तो इसमें इस क्या पॉलिसी क्या हो सकती है उनकी? क्या ज़हन में क्या बात है उनकी? असल में इमरान खान एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनकी हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी होगी। हुँ, आप उनकी अगर हम पीछे उनके 20 साल के करियर को देखें पॉलिटिकल तो उसमें कहीं कंसिस्टेंसी उस तरह से नज़र नहीं आएगी। सिर्फ़ ये नज़र आएगी कि एहतसाब हो, करप्शन खत्म हो। हुँ, इसके अलावा आप देखें कि कभी वो कोई एक फैसला करते हैं, फिर दूसरा फैसला करते हैं, फिर तीसरा फैसला करते हैं। लॉन्ग मार्च के फैसले भी आप देखें ना कोई 32-30 मर्तबा तब्दील हुए। तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी उनकी पॉलिसी में है नहीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जुम्मे के रोज़ वाक़ई वो असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे या ये कह देंगे कि अब ये जुम्मे को मुझे तो ये खत जो मिले हैं, मैं उनको पढ़ूँगा। तो ये उनकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी का ना होना ही असल में उनके लिए एक प्रॉब्लम है। अगर इमरान खान साहब अपनी तसल्ली से बैठ जाएँ, कोई ऐसा मशवरा करें जिस पे वो अगले 2-3 महीने, 4 महीने की पॉलिसी डिसाइड करें कि मैंने ये करना है और वाक़ई करना है। तो हाँ, फिर वो 100% कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वो तो जैसे ना कि मार्केट का बंद भाव देखा हमने देखा स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर चढ़ रहा है, तो मेरे और आप जैसे लोगों ने परचेज़ कर लिया, बाद में हम दोनों डूब गए। तो हुँ, ये वाली एक पॉलिटिक्स चल रही है इस वक़्त के शेयर देखे उन्होंने कहाँ चढ़ रहे हैं
उन्होंने कहा इस वक़्त पब्लिक जो है वो असेंबली तोड़ने पे बड़ा खुश हो रही है, क्योंकि हम तोड़-फोड़ के तो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं ना कि कोई खंभा तोड़ दिया, कोई बस का टायर हुँ, पंक्चर कर दिया, कोई हवा निकाल दी। तो हम कहते हैं कि जो तोड़-फोड़ हो रही है तो चलो तो टूटने दो। लेकिन अभी ये बड़ा मुश्किल काम है कि अब इन्होंने उसको खुद अपने लिए मुश्किल बना दिया है। बहुत ईज़ी काम था अगर ये डेढ़ महीना पहले दोनों सीएम्स को कह देते कि अपनी-अपनी असेंबलियों में कि तोड़ने का ऑर्डर दे कर आओ, तहलील करने का ऑर्डर गवर्नर हुँ। को दे के मेरे पास आ जाओ। यानी खत्म बेसिकली की बात। लगता यूँ है लगता ऐसे है कि जैसे वो चाहते नहीं है तोड़ना, लेकिन एक प्रेशर डालने के लिए, एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए अपना इलेक्शन की कोई ना कोई डेट इस तरह के कुछ आ रहे हैं। बेसिकली वो तोड़ना नहीं चाह रहे असेंबलीज़ को, लेकिन चाहते हैं कि क्या इलेक्शंस की डेट मैं आ जाए। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि देखें 1985 में जब जनरल ज़िया ने नॉन पार्टी पोल अनाउंस किया, जी हाँ। जतोई साहब उस वक़्त हेड कर रहे थे अपोज़िशन को। इसी तरह का एक पीडीएम टाइप इत्तेहाद बना हुआ था। तो जतोई की सरबराही में इजलास हुआ, जतोई के लिंक्स से उन्हीं लोगों से जिनके लिंक्स हैं आजकल शहबाज शरीफ साहब के, हुँ। समझ गए ना? जी हाँ, जी हाँ। तो जो न्यूट्रल हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा लिंक्स थे उनसे और रात को उन्होंने फैसला किया कि हमारा अलायंस नॉन पार्टी पोज़ में हिस्सा नहीं लेगा। हुँ, अच्छा, जो गैर जमाती 85 के इलेक्शन थे उसमें हिस्सा नहीं लेगा। ठीक। जनरल ज़िया ने उसके बाद बयान जारी किया कुछ अरसे बाद कि मैं सारी रात नमाज़ पढ़ता रहा, दुआएँ माँगता रहा अल्लाह मियाँ से कि या अल्लाह ये इलेक्शन का बायकॉट कर दें। हुँ, क्योंकि बायकॉट से जो चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से वो फिर काबू नहीं आती हैं। देखिए नहीं नॉन आती। पार्टी पोल्स 1975 में हुए। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने अवाम दोस्त के नाम पे इलेक्शन लड़ा। मैं उस वक़्त वहाँ पे मौजूद था जब 11 अरकान को डिप्टी कमिश्नर ने डिस्क्वालीफाई किया कि अवाम दोस्त की तरफ से ये मेयर का कैंडिडेट होगा, ये मेयर का कैंडिडेट हाँ, होगा। लेकिन चूँकि शुजा रहमान के नाम पर कमिटेड थे सारे इदारे और इदारों के सरबराह की हैसियत से जनरल ज़िया-उल हक, तो वो उनका नाम दे चुके हुए थे। 11 नाम उन्होंने रिजेक्ट करने के बाद जब इनके पास कोई लीडर नहीं बचा नॉमिनेट करने के लिए तो फिर शुजा रहमान साहब इलेक्ट हो गए। हुँ, तो जो चीज़ें एक तो ये कि बता के होती हैं, उन्होंने बताए बगैर की। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस से जब आप निकल जाते हैं या जब आप इलेक्टोरल प्रोसेस से निकल जाते हैं, तो आपकी हाँ, जो सेज़ वो थोड़ी-सी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। परवेज़ इलाही साहब का ये ओपिनियन बिल्कुल सही है कि आप हमें 2 माह का टाइम फ्रेम दें, हम इसमें अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें और फिर इलेक्शन का वक़्त इतना होगा कि इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। देखें, अभी टाइम है इनके पास कि ये ज़िमनी इलेक्शन में चले जाएँ। ये सवाल अपनी जगह उठेगा कि 20 अरब रुपया हम हाँ, जनरल इलेक्शन पे खर्च करें या ज़िमनी इलेक्शन पे खर्च करें। उसके बाद ओवरटेकिंग के बाद फिर बीच में और चीज़ें। तो ये फिर थोड़ा-सा टाइम गेन करने से हम करीब हो जाएँगे बहुत ज़्यादा जनरल इलेक्शन के। तो इनको जो करना चाहिए था, अगर कल 1 हफ्ते का टाइम देने की बजाय इनको चाहिए था कि कोई 2-3 हफ्तों का टाइम दे देते और फिर उस वक़्त हुँ, वाक़ई ही डिसॉल्व कर देते। डिसॉल्व कर देते। अब तो इन्होंने जो टाइम दे दिया, तो अब इनके पास थोड़ा-सा टाइम रह गया है कि ये इसको तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आइंदा चंद हफ्ते जो हैं, बिलख़ुसूस आइंदा जो आने वाले ये जनवरी का महीना है या शायद फरवरी का भी, इसमें आपको कुछ भी होता हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, सिवाय फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, इधर-उधर सारे वो भाग-दौड़ कर रहे होंगे, लेकिन एज़ सच कोई इलेक्शंस की डेट शीट आपको आती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, नहीं देखें जनवरी के एंड पर तो 2 महीने वैसे ही हो जाएँगे। हाँ, मतलब आज 18 दिसंबर है, तो हाँ, जनवरी के एंड पर वैसे ही कोई 2 महीने के हम करीब-करीब आ जाएँगे। तो जनवरी के एंड में हम कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी देख सकते हैं, अज़्यूम कर सकते हैं कि होगा और असेंबली असेंबली शायद पंजाब की और केपीके की फारिग हो जाए। हुँ, क्योंकि उसके बाद फिर इनके पास अब देखें ना कोई इलेक्शन का 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए तो अरकान को मुंतखब होने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। हाँ, इसलिए जनवरी में कुछ ना कुछ होगा अगर ये इस चीज़ पे कमिटेड हो जाएँ कि हमने असेंबली तोड़नी है। अब आप देखें एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ हुआ है वीडियो पे उस पे व्हाट्सएप ग्रुपों में, जिसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो यूँ हाँ, वो देखें वो कु 20 सेकंड का है और वो बोलता है कि क्या एक्सप्रेशंस हैं और क्या चाह हुँ, रहे हैं वो। हुँ, और क्या जज़्बात हैं इस वक़्त पंजाब के 342 सरकार के, तीन हाँ, साढ़े 3 जितने भी इनके हैं 200 प्लस उनके क्या जज़्बात हैं। तो हुँ। पूरी असेंबली यही चाह रही है ना डिसॉल्व हो, चाहे उसमें अपोज़िशन हो, और चाहे कोई लोगों के और हो। बजट्स वगैरह का भी मसला है, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन आखिर में सिर्फ़ मुझे ये बताएँ कि अब सूरत-ए-हाल जो भी है इसका मैं वो तो आपका आपने तज़िया दे दिया, लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि 2 दिन गुज़रे हमने देखा दिसंबर 16th का जो सिलसिला हुआ, आखिर में सिर्फ़ थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपकी फीलिंग्स उस दिन क्या थी?
और आपने आपने तो हमेशा इसके ऊपर लिखा भी है और आप बड़ा इसको फ़ॉलो भी करते रहे हैं। तो सकूत ढाका का जो दिन था, वो आपको कितना भारी गुज़रा आपके ऊपर? देखिए, जो कौमें अपने अलवियों को फ़रामोश कर देती हैं, वो अल्टीमेटली खुद भी फ़रामोश हो जाती हैं। तारीख़ उनको मिटा देती है, जो खुद अपनी मिटती हुई तारीख़ अपनी जो अलमनाक तारीख़ है, उससे सबक नहीं लेती। और अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमने सबक नहीं लिया, हमसे मतलब हमारे इंटेलिजेंसिया ने। देखिए, हम 1971 से लिख रहे हैं हाँ, कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमने फ़ाइनेंशियल नाइंसाफ़ी की। आप बजट उठा के देखें, सवा 11 अरब रुपए का बजट था, 55 से 60 तक, और 60 में हो गया था तकरीबन कोई 30 अरब रुपए का। और इसका 55 में जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान, 43% और यही 60 में गया। उसके बाद जब बोगरा साहब बने, जब सॉरी ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब बने, तो उन्होंने कहा कि फाइनेंसेस और रिसोर्सेज़ को ईस्ट पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया जाए वेस्ट पाकिस्तान में, और सारा जो मरकज़ हो जाए एक डेवलपमेंट का, वो वेस्ट पाकिस्तान हो। तो फिर उनके रिसोर्सेज़ कम होके 42% हो गए, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट बनने लगे। देखिए, वहाँ पे डैम्स बने, वहाँ पे चूँकि अंग्रेज़ों ने एक इतना बड़ा गैप छोड़ दिया था 1947 में, कि उसने स्टील मिलें लगाई तो उन इलाकों में जो इंडिया में थे। उन्होंने कॉटन मिलें लगाई तो उन इलाकों में जो इंडिया में थे। हमारे पास एक वलीका कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, बूरेवाला में, और ऐसी 2 मिलें थी जो बड़ी-बड़ी कही जा सकती हैं, शुगर की कोई। तो हम सारे जो हमारी नेचुरल कैश क्रॉप्स थी, कॉटन या हुँ, अपना शुगर, तो उनकी मिलें सारी इंडिया में थी। अच्छा, हमें फिर ईस्ट पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स करना पड़े। फिर बंगला चूँकि उस वक़्त जो हेड कर रहे थे बंगाल से, वो सारी पॉलिसी आर्मी की रिक्रूटमेंट की हुसैन शहीद सोहरावर्दी के ज़माने में बनी, जब उनकी 14% रह गई भर्ती आर्मी जी, में। तो रिसोर्सेज़ उनको पूरे गए, कम हुए उनके अपने उस लीडर के दौर में, जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब थे। उसके बाद जो क्राइसिस आया हमारा आर्मी में, अपना इंडिया का, तो जनरल मानेक शाह जो आर्मी चीफ हैं, जिनका हुँ, क्लिप भी आपने भी शेयर किया मेरे साथ, हाँ, हाँ, जिसमें वो अपनी बड़ी इंसानियत दिखा रहे हैं, तो बंगाल में उनका ऑर्डर था, आर्मी ऑपरेशन ऑर्डर 52। मोदी साहब को कहें कि वो आर्मी ऑपरेशन ऑर्डर 52 ज़रा लीक कर दें कि उसमें लिखा क्या है। हाँ, उसमें ये लिखा है कि हम ईस्ट पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए, सैबोटाज की ट्रेनिंग के लिए 5-500 रुपए पर आर्मी ऑफिसर्स भर्ती करेंगे, बंगाल से, अपना ईस्ट पाकिस्तान से। और जो छोटा तरीन आदमी होगा टेररिस्ट टाइप, उसको 75 पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे। ये इक्विवेलेंट थी उस वक़्त की हमारी जो चलो, आर्मी थी, वो सिपाही थे, उसके बराबर। हुँ, तो वहाँ पे ट्रेनिंग, जिसके पर ट्रेनिंग कैंप था 1 लाख 22,000 रुपया, और 500 के करीब, 5-500 के उस पे ट्रेनिंग देने वाले नौजवानों को बेशुमार कैंप्स पूरे बंगाल में, बिहार में, मिरीपुर में, त्रिपुरा में कायम किए गए, और हत्ता के हम इंडियन पंजाब जो, उसमें भी कायम किए गए। तो जनरल जो डिप्टी कमांडर इन जी, जो सीओसी थे मानिक शाह के नीचे, वो इसको हेड कर रहे थे। हुँ, तो एक इतनी बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, और इंडिया तो देखें चेहरा अपना दिखाता है कि हम जमहूरी हैं। इस वक़्त तो बिलावल के खिलाफ बड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि बिलावल ने हाँ, कहा है, देखिए मैं थोड़ा-सा लिंक करूँगा, बिलावल ने कहा कि जी ये यूनाइटेड नेशन में है कि बुच्चर ऑफ गुजरात। तो ये हाँ, तो अमेरिका भी मानता है कि वो बुच्चर ऑफ गुजरात थे, जब भी तो अमेरिका ने उनके एंट्री पे पाबंदी लगाई थी, और ये अब भी जब उनको पाबंदी हटाई है, तो अमेरिका में बड़ा शोर हुआ कि आप कैसे जमहूरी मुल्क हैं कि आपने एक कार्नेज करने वाले आदमी को एंट्री दे हाँ, दी, अपने मुल्क में एक्सेस दे दिया, और आपने उस पे मुकदमा खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने एमबीएस पे तो मुकदमा खत्म किया था, उन पे भी इदनान खशोगी साहब का इल्ज़ाम था। हाँ, तो इस पर भी इंडिया में रिएक्शन हो गया कि क्यों हमें बराबर किया एमबीएस के। अब आप यस, देखें, एक तरफ तो बीएस के पाँव पकड़ रहे हैं कि $70 बिलियन जो है वो मुकेश अंबानी की ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लगा दो, और दूसरी तरफ वो एमबीएस को के बारे में तौहीन-आमेज़ जुमले इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ तो ओआईसी को के साथ वो रिलेशंस चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ ओआईसी को टॉन्ट कर रहे हैं कि इनका क्या रोल है हमारे कश्मीर के मसले में, बोले। तो एक क्लियर कट इन्फिल्ट्रेशन थी इंडिया की तरफ से, क्लियर कट आर्मी की मुदाखलत थी इंडिया की तरफ से, जिसको हमारी इंटेलिजेंसिया ने इसलिए डाउन प्ले किया कि हमारे कोर्सेज़ तरतीब दिए गए ऑक्सफोर्ड में, और ऑक्सफोर्ड ने हमारे कोर्सेज़ में ये लिखा, एक तस्वीर ऐसी ऑक्सफोर्ड की किताबों में थी, जो यहाँ पे राय मंजूर नासिर साहब थे, चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड, उन्होंने 130 3 किताबों को बैन किया, और उन बैन शुदा किताबों में से 33 पब्लिशर्स की वो किताबें थी, वो सारे बैन हो गए, जिसका नतीजा ये निकला, ये लॉबी देखें ना, जो एंटी पाकिस्तान लॉबी, वो कितनी हाँ, ताकतवर है। इसके नतीजे में उनको मंजूर ट्रांसफ़र करा साहब दिया।
हाँ, ओएसडी बन गए और हुँ। पब्लिशर सारे बहाल हो गए और उन्होंने कहा हम मानते हैं कि हमारी किताबों में नक्शे गलत हैं, हमारी किताबों में एजुकेशन गलत है, लेकिन आप हमें मौका दें कि हम ठीक कर लें। तो हमारे हाँ, लड़के वो पढ़ के जवान हुए जो समझते हैं कि हमने इस पाकिस्तान में देखें जो टोटल आर्मी वहाँ से बाद में पीओडब्ल्यू बन के इंडिया गई उनकी तादाद थी 25,000। आप मुझे बताएँ कि 25,000 मुल्क से कोई पूरे एक बॉर्डर का दिफ़ा कर सकता है? कैसे कर और सकते हैं? इटालियन मेड गन्स 3.5 एमएम की इटालियन मेड गन्स मानिक शाह के ऑर्डर पर दी गई मुक्ति बाहिनी को। तो जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी के पास वेस्ट बॉर्डर पे भी ये गन्स नहीं थी। तो ये एक हाँ, टोटल कोलैप्स था इंटरनेशनल। कोलैप्स था। चलें इस पे हम मज़ीद किसी दिन बात करेंगे। सुबह आपका जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और नेक्स्ट वीक आपसे इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।